जय हिंद। वेलकम टू एसबीएस एकेडमी वर्जन 2.0 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को समझाइए। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वह विधि है जिसके द्वारा सूचना को ऑप्टिकल कैरियर तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो हमारी सूचना होती है उसको ऑप्टिकल कैरियर तरंगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। और इसमें आगे बताया गया है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे वह फाइबर में लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। और इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो प्रकाश होता है उसका बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिससे कि वह फाइबर में लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं यह कोई हमारा सरफेस है और जिस पर कि यह लंब डाला गया है। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो जो प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो वह अविलंब से दूर उठ जाएगी। यदि हम सघन माध्यम में बने आपतन कोण को बढ़ा दें और क्रांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार जाएगी और विरल माध्यम में प्रवेश न करके वह अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रकाश किरण के परावर्तित होने की घटना को ही हम प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्नेल के प्रकाश अपवर्तन के नियम को समझाइए। इसमें बताया गया है, प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण का विचलन या तो माध्यमों की संयुक्त सतह पर डाले गए लंब की ओर होता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है, प्रकाश की जो किरण होती है वह समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। और इसमें आगे बताया गया है, प्रकाश किरण का विचलन या तो माध्यमों की संयुक्त सतह पर डाले गए लंब की ओर होता है या फिर अविलंब से दूर होता है। दोस्तों, अभी हम इन दो कंडीशनों को चित्र के माध्यम से देखेंगे कि प्रकाश की किरण संयुक्त सतह पर डाले गए लंब की ओर कब होता है और डाले गए अविलंब से दूर कब होता है। और इसमें आगे बताया गया है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दोस्तों, यह जो फिगर है वह प्रकाश के अपवर्तन के फिगर दिखाए गए हैं, जिसमें क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, जैसा कि दोस्तों फिगर बी में दिखाया गया है। दोस्तों, जो अभी आपको हमने चित्र के माध्यम से समझाया वही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण पृथक्कारी तल पर पड़े अविलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत यदि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें कि पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है उसमें क्या होता है, जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब होता है वह तीनों ही एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम में बताया गया है, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है।
प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम में क्या होता है, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है। दोस्तों जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है वह यहाँ पर एक सूत्र के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर, कि ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। किसी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा लाइट को कैप्चर करने की क्षमता को मेजरमेंट करना न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर द्वारा लाइट को कैप्चर करने की क्षमता को मापना ही न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। इसका यूज एक्सेप्टेंस एंगल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, और जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है उसका जो यूज होता है वह एक्सेप्टेंस एंगल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। जिस ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज़्यादा होता है उसकी लाइट कैप्चर करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों जिस भी ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज़्यादा होता है वह उतनी ही ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकता है। दोस्तों न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फार्मूला होता है वह होता है Na इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। दोस्तों जो μ1 होता है वह कोर का अपवर्तनांक होता है, और जो μ2 होता है वह क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है, और जो कोर का अपवर्तनांक होता है वह हमेशा क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें जो न्यूमेरिकल अपर्चर का मान होता है वह लगभग 0.1 से 0.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल एक्सिस वह अधिकतम एंगल होता है जिसके अंदर रहने पर लाइट फाइबर में प्रवेश कर सकती है और प्रोपोगेट कर सकती है। एक्सेप्टेंस एंगल में क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल एक्सिस का वह अधिकतम एंगल होता है जिसके अंदर रहने पर लाइट फाइबर में प्रवेश कर सकती है और प्रोपोगेट हो सकती है। इसी को ये फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। दोस्तों एक्सेप्टेंस एंगल को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है। यह जो फिगर है वह एक्सेप्टेंस एंगल का फिगर दिखाया गया है। इसमें जो कोण आप AOB देख रहे हैं यही एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है, और जो फाई C कोण है इसे हम एक्सेप्टेंस एंगल का हाफ एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब लाइट किरण ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में ही प्रोपोगेट होती रहती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर की संरचना, कि ऑप्टिकल फाइबर की संरचना किस प्रकार होती है। ऑप्टिकल फाइबर पदार्थ में प्रयुक्त सिलिका ग्लास अथवा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें सिलिका ग्लास अथवा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो कि पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। और इसमें आगे बताया गया है, अतः वायर लाइन्स की तुलना में फाइबर कम्युनिकेशन प्रणाली में मटेरियल लागत कम होती है। दोस्तों जो वायर लाइन्स होते हैं उनकी तुलना में जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें मटेरियल की लागत जो होती है वह कम लगती है। फाइबर्स विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः इन्हें ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है जहां विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस एक समस्या होती है। दोस्तों जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इन्हें ऐसे स्थानों पर भी प्रयोग कर सकते हैं जहां विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस की समस्या होती है। तो यह भी एक ऑप्टिकल फाइबर का लाभ ही होता है। दोस्तों यह जो फिगर है वह ऑप्टिकल फाइबर की संरचना का फिगर दिखाया गया है, जिसमें कि 3 परतें हैं, प्लास्टिक जैकेट, क्लेडिंग और कोर। दोस्तों इन तीनों परतों के बारे में अभी हम जानेंगे कि कोर क्या होता है, क्लेडिंग क्या होती है और प्लास्टिक जैकेट क्या होता है। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर की सबसे भीतरी कोर होती है उसको हम मध्य कोर के नाम से जानते हैं, और मध्य कोर के ऊपर जो परत होती है उसे हम क्लेडिंग के नाम से जानते हैं, और जो क्लेडिंग तथा कोर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है उसे हम प्लास्टिक जैकेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य कोर क्या होती है। यह ऑप्टिकल फाइबर की भीतरी कोर होती है जो पारदर्शी ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक या पराविद्युत की बनी होती है। दोस्तों जो मध्य कोर होती है वह ऑप्टिकल फाइबर की सबसे भीतरी कोर होती है जो कि पारदर्शी ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक या पराविद्युत की बनी होती है, और जो मध्य कोर का व्यास होता है वह 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हम क्लेडिंग के बारे में देखते हैं कि क्लेडिंग क्या होती है। यह परत मध्य कोर के चारों ओर होती है तथा ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है।
दोस्तों जो क्लेडिंग होती है वह जो मध्य कोर होती है उसके चारों ओर होती है तथा यह ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। इसका आंतरिक व्यास तथा बाह्य व्यास क्रमशः 100 माइक्रोमीटर तथा 420 माइक्रोमीटर होता है और जो क्लेडिंग होती है उसका इनर डायामीटर 100 माइक्रोमीटर और आउटर डायामीटर जो होता है वह 420 माइक्रोमीटर होता है। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कुछ कम होता है और दोस्तों जो क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है वह कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। दोस्तों यह अंतर भी बहुत कम होता है, लगभग 10⁻³ दोस्तों अब हम ऑप्टिकल फाइबर के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्लास्टिक जैकेट या बफर कोडिंग के बारे में देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर को सुरक्षा तथा मजबूती प्रदान करने हेतु मध्य कोर तथा क्लेडिंग कोर को प्लास्टिक जैकेट से कवर किया जाता है। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें जो मध्य कोर और क्लेडिंग होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए ही हम प्लास्टिक जैकेट या बफर कोडिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 उस पदार्थ के आधार पर जिसके द्वारा वे निर्मित हैं। नंबर 2 कोर के अपवर्तनांक तथा उसमें प्रकाश संचरण के मोड के अनुसार। और दोस्तों जो प्रकाश संचरण के मोड के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनको भी हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगल मोड फाइबर, नंबर 2 मल्टी मोड फाइबर। तो दोस्तों अब हम सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रकार हमारा सिंगल मोड फाइबर कि सिंगल मोड फाइबर क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल मोड फाइबर का प्रयोग ऑप्टिकल सेंसर्स में किया जाता है। सिंगल मोड का अर्थ है इन फाइबर में प्रकाश तरंग सीधी रेखा में चलती है। दोस्तों जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं उनका उपयोग जो होता है वह सेंसर में किया जाता है और इनमें क्या होता है, जो प्रकाश तरंग होती है वह सीधी रेखा में चलती है। और इसमें आगे कहा गया है यह पथ फाइबर की अनुदैर्ध्य अक्ष के अनुदिश होता है। सिंगल मोड फाइबर का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए केवल एक ही पथ मिलता है। इसके लिए फाइबर कोण का व्यास बहुत कम 5 से 10 माइक्रोमीटर रखा जाता है। यह ट्रांसमिट होने वाली तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होता है। दोस्तों जो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, इनका डिजाइन जो होता है वह इस प्रकार किया जाता है कि जो प्रकाश तरंगों का संचरण होता है उनके लिए केवल एक ही पथ मिल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनके कोण का व्यास बहुत कम कर देते हैं जो कि 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। दोस्तों यह जो फिगर है वह सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर का है। यह सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर की संरचना है और यह प्रकाश तरंगों का संचरण है। अब हम बात करेंगे मल्टी मोड फाइबर के बारे में कि मल्टी मोड फाइबर्स क्या होते हैं। दोस्तों जो मल्टी मोड फाइबर्स होते हैं उनको भी हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नंबर है हमारा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें क्या होता है, फाइबर का सेंट्रल कोर अपेक्षाकृत मोटा होता है। दोस्तों जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है उनका जो सेंट्रल कोर होता है वह मोटा होता है और इनका व्यास लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है। और जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स होते हैं उनका जो डायामीटर होता है वह 50 माइक्रोमीटर होता है। और इसमें आगे बताया गया है इन फाइबर तथा क्लेडिंग के मध्य अपवर्तनांक में अकस्मात ही परिवर्तन होता है। और दोस्तों जो सिंगल मोड इंडेक्स फाइबर तथा क्लेडिंग के मध्य का अपवर्तनांक होता है उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाता है। कोर का अपवर्तनांक 1.5 तथा क्लेडिंग का अपवर्तनांक 148 होता है। और दोस्तों जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है उसमें जो कोर का अपवर्तनांक होता है वह 1.5 और जो क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है वह 148 होता है। और इसमें आगे बताया गया है फाइबर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश का ट्रांसमिशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही होता है। और दोस्तों इसमें जो प्रकाश का ट्रांसमिशन होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही होता है। दोस्तों यह फिगर आपको मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का दिखाया गया है, जिसमें जो प्रकाश का ट्रांसमिशन होता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बारे में। इसमें क्या होता है, इस फाइबर में कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष के किनारे तक धीरे धीरे घटता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है उसमें जो कोर का अपवर्तनांक होता है वह सेंट्रल एक्सिस से किनारे तक धीरे धीरे घटता है। कोर से किनारे तक का अपवर्तनांक में यह अंतर लगभग बहुत कम होता है। और दोस्तों जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को कोर का अपवर्तनांक केंद्रीय अक्ष से किनारे तक जो धीरे धीरे घटता है उसमें जो अंतर होता है वह बहुत कम, लगभग 1% के बराबर होता है।
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के प्रयोग से डिस्टॉर्शन कम हो जाता है। दोस्तों, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के प्रयोग से हम डिस्टॉर्शन को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह फिगर आपको मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का दिखाया गया है, जिसमें कि चित्र मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की संरचना का चित्र है और जो चित्र बी है वह उसके प्रोपोगेशन का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल केबल में होने वाली हानियाँ। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या हानियाँ होती हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है, फाइबर ऑप्टिकल केबल में धात्विक चालक प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसमें प्रतिरोध के कारण होने वाली विद्युत शक्ति की हानि भी नहीं होती है। दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उनमें किसी भी धात्विक चालक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इनमें जो प्रतिरोध के कारण विद्युत शक्ति हानि होती है वह भी नहीं होती है। फिर भी फाइबर ऑप्टिकल केबल में कुछ हानियां होती हैं जो निम्नवत हैं। दोस्तों, इसमें प्रतिरोध के कारण तो हानि नहीं होती है, फिर भी इसमें कुछ हानियां होती हैं, जैसे एटेन्यूएशन लॉस और डिस्पर्सन लॉस। दोस्तों, अब हम एटेन्यूएशन लॉस और डिस्पर्सन लॉस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटेन्यूएशन लॉस यानी कि क्षीणन हानि क्या है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में प्रकाश संकेतों की यात्रा के अंतर्गत होने वाली संकेत हानि क्षीणन हानि कहलाती है। दोस्तों, जो क्षीणन हानि होती है वह ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संकेतों की यात्रा के अंतर्गत होने वाली शक्ति हानि होती है। यह हानि मुख्यतः केबल में जोड़ अथवा संयोजकों के प्रयोग से उत्पन्न होती है, और जो यह क्षीणन हानि होती है वह जोड़ अथवा संयोजकों के प्रयोग से उत्पन्न होती है। इस हानि की पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, जो क्षीणन हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए कोई भी उपाय नहीं है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्यूएशन लॉसेस होते हैं उनके होने के क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है हमारा क्रिस्टल संरचना में आणविक कंपन के कारण ऊर्जा का अवशोषण। दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर में एटेन्यूएशन लॉस होते हैं उनका जो मुख्य कारण है क्रिस्टल संरचना में आणविक कंपन के कारण ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा कारण है फाइबर पदार्थ की क्रिस्टल संरचना में अनियमितता के कारण रेले छितराव। दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर पदार्थ की क्रिस्टल संरचना होती है उसमें जो अनियमितता हो जाती है, इसके कारण भी एटेन्यूएशन लॉसेस उत्पन्न होते हैं। और तीसरा नंबर है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन के कारण अवशोषण, और हाइड्रोक्सिल आयन के कारण भी जो एटेन्यूएशन हानि उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि प्रकीर्णन हानि यानी कि डिस्पर्सन लॉस क्या होते हैं। दोस्तों, जो डिस्पर्सन लॉस होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। आगे हम देखेंगे कि डिस्पर्सन लॉस के प्रकार क्या हैं। तो डिस्पर्सन लॉस में क्या होता है, समय के साथ साथ प्रकाश संकेतों का छितराव ही प्रकीर्णन कहलाता है। डिस्पर्सन लॉस में क्या होता है, जो समय के साथ साथ प्रकाश संकेतों का जो छितराव होता है उसे ही हम डिस्पर्सन लॉस कहते हैं। यह एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके कारण प्रकाश संकेत शक्ति में हानि उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह जो एक प्रक्रिया होती है वह एक स्वाभाविक होती है जिसके कारण संकेत शक्ति में हानि उत्पन्न होती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे डिस्पर्सन लॉस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा वर्णिक प्रकीर्णन, क्रोमेटिक डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, प्रकाश तरंगों के विभिन्न वेगों के कारण होने वाला प्रकीर्णन वर्णिक प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों, जो प्रकाश तरंगों में विभिन्न वेगों के कारण जो प्रकीर्णन होता है उसी को हम वर्णिक प्रकीर्णन कहते हैं। इस हानि की पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। डिस्पर्सन लॉस का दूसरा प्रकार है रूपात्मक प्रकीर्णन, मोडल डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, प्रकाश तरंगों के प्रेषण में अपनाई गई विभिन्न संचरण शैलियों के कारण होने वाला प्रकीर्णन रूपात्मक प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों, रूपात्मक प्रकीर्णन में क्या होता है, जो प्रकाश तरंग होते हैं उसके प्रेषण में जो अपनाई गई विभिन्न संचरण शैलियाँ होती हैं जिसके कारण जो प्रकीर्णन उत्पन्न होता है उसी को हम रूपात्मक प्रकीर्णन कहते हैं। इस हानि का मान कम करने के लिए प्रकाश तरंगों के ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से प्रेषण में संचरण की केवल एक या दो शैलियाँ ही अपनाई जाएं। दोस्तों, जो वर्णिक डिस्पर्सन था उसकी जो लॉस है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रूपात्मक प्रकीर्णन होता है उसको हम कम कर सकते हैं, जिसमें जो संचरण की जो शैलियाँ होती हैं उनको हम कम कर देते हैं, जिसमें कि केवल एक या दो शैलियाँ अपनाई जाएं तो जो मॉडल डिस्पर्सन होता है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें क्या होता है, एलईडी एक प्रकार की संद डायोड ही है जो कि फॉरवर्ड वॉइस में ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, जो एलईडी होती है वह एक प्रकार की जंक्शन डायोड ही होती है जिसको कि हम फॉरवर्ड वॉइस में ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, यह एलईडी का फिगर दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम एलईडी को फॉरवर्ड वॉइस में कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप के होल्स
तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं। जब ये पी टाइप के होल्स तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन किसी जंक्शन पर मिलते हैं तो ये उदासीन हो जाते हैं और एक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो कि हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों इसी प्रकार हमारी एलईडी ऑपरेट करती है और जो प्रकाश का रंग होता है वह एलईडी में प्रयुक्त पदार्थ पर डिपेंड करता है कि एलईडी में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया गया है। और इसमें आगे बताया गया है, जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड वाइस प्रयुक्त की जाती है तो अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार कर जाते हैं जहां वे बहुसंख्यक वाहक के साथ रिकम्बाइन होते हैं। और इसमें आगे बताया गया है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि साधारण पीएन संधि डायोड में ऊष्मा के रूप में तथा एलईडी से फोटॉन के रूप में ऊर्जा विकिरण होती है। और जब ये उदासीन हो जाते हैं तो पीएन संधि डायोड में ऊष्मा के रूप में तथा एलईडी से फोटॉन के रूप में एक ऊर्जा विकिरण होती है। यह फोटॉन सामान्य आंख द्वारा दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में अथवा अवरक्त प्रकाश के रूप में होती है। दोस्तों जो ऊर्जा रेडिएट होती है वह सामान्य आंख द्वारा दिखाई देने वाले विजुअल लाइट या इंफ्रारेड लाइट के रूप में होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा लेजर डायोड कि लेजर डायोड क्या होता है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि एलईडी तथा लेजर डायोड में अंतर बताइए। लेजर डायोड में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से है। दोस्तों जो लेजर होता है उसी का फुल फॉर्म बताया गया है कि लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर बीम की कार्य प्रणाली विकिरणों के उत्तेजित उत्सर्जन तथा जनसंख्या प्रतिलोमन पर आधारित होती है। दोस्तों जो लेजर बीम की वर्किंग होती है वह विकिरणों के उत्तेजित उत्सर्जन तथा जनसंख्या प्रतिलोमन पर आधारित होती है। और इसमें आगे कहा गया है, एक सेमीकंडक्टर लेजर डायोड में निम्न 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। दोस्तों जो एक सेमीकंडक्टर लेजर डायोड होता है उसमें जो क्रियाएं होती हैं वह मुख्य रूप से 3 होती हैं। नंबर 1 फोटॉन अवशोषण, नंबर 2 स्वतः उत्सर्जन, नंबर 3 उद्दीप्त उत्सर्जन। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि फोटॉन अवशोषण क्या है, स्वतः उत्सर्जन क्या है और उद्दीप्त उत्सर्जन क्या है। दोस्तों अब हम इन तीनों क्रियाओं को फिगर के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यह जो फिगर है इसमें लेजर डायोड की अवशोषण तथा उत्सर्जन की क्रियाएं प्रदर्शित हैं। इसमें 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, E1 तथा E2। E1 को हम स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं तथा E2 को अस्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। दोस्तों फोटॉन अवशोषण में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सामान्यतः जो होते हैं वह स्थायी अवस्था में ही रहते हैं। मान लेते हैं किसी डिवाइस पर h न्यू ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इस फोटॉन का अवशोषण करके E2 स्टेट पर भेज देते हैं। इसी को हम फोटॉन अवशोषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वतः उत्सर्जन क्या होता है। स्वतः उत्सर्जन में क्या होता है, जो हमारी E2 स्टेट स्थायी अवस्था होती है, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्वयं ही E2 से E1 की ओर आने लगते हैं और जब यह इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की ओर आते समय एक फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, इसी को हम स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि प्रेरित उत्सर्जन क्या होता है। प्रेरित उत्सर्जन में क्या होता है, जो फोटॉन होते हैं वह स्थायी अवस्था से इंटरेक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन से आपतित फोटॉन की दिशा में तथा समान फेज में फोटॉन उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। इसी को हम प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीप्त उत्सर्जन कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, E1 जो होती है वो स्टेबल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है और E2 जो होता है वह अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल होता है। इसमें बताया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेजर डायोड में अवशोषण तथा उत्सर्जन क्रियाएं ट्रांजिशन करता है तो फोटॉन का अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है। दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेजर डायोड में अवशोषण तथा उत्सर्जन की क्रियाएं ट्रांजिशन करता है तो जो फोटॉन होता है उसका अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है। प्लांक के नियमानुसार h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। दोस्तों जो प्लांक नियतांक का सूत्र होता है वह होता है h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और इसमें आगे कहा गया है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में रहते हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिकतर स्थायी अवस्था में ही रहते हैं। माना युक्ति पर ऊर्जा h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 का फोटॉन आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन का अवशोषण करके E2 अवस्था पर ट्रांसफर हो जाता है।
यह फोटॉन अवशोषण प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधिकतर स्थायी अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन जैसे हम कोई ऊर्जा hν का फोटॉन आपतित करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह फोटॉन का अवशोषण करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर पहुंचा देते हैं। इसी को हम फोटॉन अवशोषण कहते हैं। और इसमें आगे कहा गया है, चूंकि E2 एक्साइटेड स्टेट है तथा अस्थायी है, अतः इलेक्ट्रॉन अपने आप वापस ग्राउंड स्टेट पर E1 पर आ जाते हैं। और दोस्तों, जो E2 ऊर्जा स्तर होता है वह एक अस्थायी ऊर्जा स्तर होता है, इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने आप ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं। और जब यह इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आते हैं उस समय एक फोटॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिसको कि हम स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें आगे बताया गया है, यह उत्सर्जन अचानक होता है तथा इसमें उत्सर्जन होने वाले फोटॉन में कोई कला संबंध नहीं होता है। दोस्तों, यह जो सतह उत्सर्जन होता है वह अचानक होता है और उसमें उत्सर्जित होने वाले फोटॉन में कोई कला संबंध भी नहीं होता है। और इसमें आगे कहा गया है, यदि कोई फोटॉन एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तथा इलेक्ट्रॉन को आपतित फोटॉन की दिशा में तथा समान कला में फोटॉन उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है तो इसे उत्तेजित उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन कहा जाता है, जैसा कि चित्र 4.4c में दिखाया गया है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, यदि कोई फोटॉन एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आपतित फोटॉन की दिशा में समान कला में फोटॉन उत्सर्जन के लिए प्रेरित करते हैं, इसी क्रिया को हम प्रेरित उत्सर्जन या उत्तेजित उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें आगे बताया गया है, इस प्रक्रिया के दोहराने से हमें विजिबल लाइट की मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम प्राप्त होती है। और इसमें बताया गया है कि यदि हम इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो हमें विजिबल लाइट की इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के शेष बचे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।